स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने समझा कि भैया अभिकारक क्या होता है, कि भाई तीर के इधर वाला क्या होता है अभिकारक, ठीक है, और तीर के उधर वाला क्या होता है उत्पाद। और इसके बाद हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इनको भी समझा, ठीक है, सभी को समझ में आ भी गया होगा। और आज हम क्या करेंगे कि आज इन्हीं को मैंने बहुत सारी अभिक्रियाएं बताई थी ना एक एक करके, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ठीक है, और विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, उन सारी अभिक्रियाओं को भी धीरे धीरे समझेंगे। और एक बात करेंगे हम चिप्स के पैकेट की, चिप्स के पैकेट के बारे में भी बात करेंगे। उसमें एक गैस भरी आती है, ठीक है, उसको भी समझेंगे आज, उसका भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम समझते हैं अगली अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो पिछली बार हमने दो अभिक्रिया समझ ली थी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, देखो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, देखो ऊष्मा का मतलब क्या होता है गर्मी, ठीक है। जैसे मैंने पिछले बार भी उदाहरण में बताया था, जैसे वहां ठंडों में अपन क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, ठीक है, और आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं, ठीक है, और हाथ से लगा के गालों पे लगाते हैं, तो मतलब हाथों में क्या आ जाता है, ऐसा ऊष्मा आ जाती है ना। जैसे दोनों हाथों को रगड़े, दोनों को हाथों को भी रगड़ते हैं तो हाथों में भी क्या आ जाती है, ऊष्मा आ जाती है। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, उत्सर्जित होना, उत्सर्जित मतलब कि निकलना, ठीक है। तो क्या होता है कि वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है। जैसे कि ठंडों में अपन हाथ वगैरह धोते हैं तो हाथों में से भी धुआं निकलता है, तो उसमें उत्सर्जित होती है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, इसे हम इस चित्र से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसमें से ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी कि समझ लो वो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। सभी को समझ में आ गया। उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखो अगर मैं कहूँ तुमसे कि चूना है अपने पास, चूना घर में सभी पुताई के लिए कलई लाते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं उसको, ठीक है, जिसमें जैसे ही हम जल यानी पानी डालते हैं, कलाई में जैसे पानी डालते हो तो एकदम से गर्मी से नहीं निकलती क्या। सभी ने करके देखा होगा ये, और घर में देखा होगा। जैसे प्लास्टिक में, अगर प्लास्टिक के बर्तन में हम कलाई वगैरह डालते हैं और उसमें पानी डालते हैं तो फिर वो गर्म हो जाता है, पिघल भी जाता है कभी कभार, इसलिए उसे हमेशा मतलब लोहे के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में हम घोलते हैं। तो यानी कि जैसे ही कलाई में पानी घोला जाता है तो उसमें से ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, और हमारा क्या बन जाता है, CaOH का होल टॉयल, यानी कि बुझा हुआ चूना। ये क्या बन जाता है हमारे पास, बुझा हुआ चूना, और क्या निकल जाती है, ऊष्मा उसमें से उत्सर्जित हो जाती है। सभी को समझ में आ गया होगा। उदाहरण क्या है, CaO प्लस H2O। देखो सिंपल उदाहरण है। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, दो। तो हाइड्रोजन भी दो होगा, ऑक्सीजन भी दो होगा, हाइड्रोजन भी दो है और ऑक्सीजन भी दो है। तो और कैल्शियम हमारे पास क्या है, एक है। तो कैल्शियम और OH है ना, OH उसके बाहर लग जाएगा 2, यानी कि दो, इसका भी होगा, ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी, ठीक है। सिंपल उदाहरण है, सभी को समझ में आ गया होगा। क्या है उदाहरण, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, एरो के बाद क्या हो जाएगा, CaOH का होल टॉयल, CaOH का होल टॉयल प्लस ऊष्मा, ठीक है। और इसका एक और उदाहरण भी दिया है मैंने, ये भी याद कर सकते हो। इसके बाद आते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी क्या होती है, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब सिंपल सा है, देखो ऊष्मा यानी गर्मी, और शोषी मतलब कि सोखना। शोषी मतलब क्या होता है, सोखना। सोखना सभी जानते हैं ना, जैसे कि स्पंज देखा है सबने, स्पंज, गद्दे में स्पंज आता है,
तो उसमें जैसे ही पानी में रखते हैं उसको, तो पानी को सोख लेता है ना, जैसे पोछा वगैरह लगाते हैं तो तब भी कपड़ा क्या कर लेता है, पानी को सोख लेता है। तो सोखना, शोषी मतलब क्या होता है, सोखना, अवशोषित करना, सोखना या फिर अवशोषित करना, अवशोषित करना। ठीक है, तो क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जिसमें ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। सेम प्रोसेस है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है और इसमें क्या हो रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। इसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, इसमें क्या हो रही है, ऊष्मा अवशोषित होती है। उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, इसको इस चित्र से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, और उसमें क्या हो रही हो, ऊष्मा अवशोषित हो रही होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। इसका उदाहरण देखते हैं। देखो सभी ने कैमरा देखा होगा, कैमरे में आजकल क्या आता है, कार्ड आने लगा, लेकिन पहले क्या आता था कि कैमरे में रील आती थी, और रील जो होती थी ना, वो उस पर एक लेप लगा दिया जाता था, यानी कि उस पर एक लेप टाइप का कर दिया जाता था, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप उस पर कर दिया जाता था। ठीक है, तो उसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते थे, सूर्य का प्रकाश। तो जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है कि चांदी यानी कि Ag अलग हो जाता है और ब्रोमीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे सिल्वर के कितने अणु हैं, 2, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2, यानी कि इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 इसका भी हो गया और 2 इसका भी हो गया, तो 2Ag सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस Br2। सभी को समझ में आ गया होगा। ये उदाहरण हमने यहाँ पे दिया है, देखिए दिख रहा होगा आपको कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण क्या है इसका, 2Ag सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, 2Ag प्लस Br2। ओके, इसके बाद आते हैं हम, अच्छा एक बात और बता दूं मैं, इन दोनों में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। तो अंतर कैसे लिखेंगे कि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है, तो ऐसे अंतर भी लिख सकते हैं, एक एक उदाहरण लिख देना। इसके बाद आते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया पर। तो विस्थापन अभिक्रिया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो विस्थापन यानी क्या होता है, एक तरह से रिप्लेसमेंट, यानी एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह खिसकना। ठीक है, जैसे ये पेन है खिसक रही है तो खिसकना विस्थापन कहलाता है। तो क्या होता है कि देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे मान लो, चलो सबसे पहले मैं उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये हमारा जिंक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4। अब क्या हुआ कि जिंक ने क्या करा कि कॉपर जो है बेचारा कम ताकतवर है और जिंक है ज़्यादा ताकतवर, ये ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है और ये कम पावरफुल व्यक्ति है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से भगा देगा, चल भाग निकल। तो क्या होगा कि जिंक सल्फेट के पास में आ जाएगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर बेचारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी कि ज्यादा ताकतवर व्यक्ति अधिक क्रियाशील तत्व, कैसा तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, ये कैसा तत्व है, कॉपर कैसा तत्व है, कम क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, अपनी जगह से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित, विस्थापित कर देता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखो जिंक कॉपर को भगा दिया और सल्फेट के पास में आ गया जिंक, ठीक है, और ये कॉपर बेचारा इधर बैठ के रो रहा है, आंसू बहा रहा है, बेचारे के आंसू निकल रहे हैं। इसके बाद आते हैं, देखो जी इसमें भी समझ लेते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, कैसा क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कैसे क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण भी दिए हैं हमने दो, जैसे कि ये आयरन है लोहा और ये क्या है कॉपर। तो आयरन क्या है, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और कॉपर बेचारा बाहर भाग जाएगा और आयरन सल्फेट के पास में चिपक जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है, इससे भी समझ सकते हैं ये क्या है हमारा जिंक और ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जिंक कॉपर को क्या कर देगा, जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट था, क्या बन गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट बन गया, बेचारा कॉपर बाहर जाके रो रहा है। तो सभी को तीनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और आगे की अभिक्रियाएं समझते हैं अब। तो स्टूडेंट चिप्स तो सभी खाते होंगे, हाँ भाई, उन्हीं चिप्स की बात कर रहा हूँ मैं जो दुकान पे से पॉप्स वगैरह लाते हैं ना छोटे बच्चे, कुरकुरे, टेढ़ा है पर मेरा है। तो जो पॉप्स वगैरह जो अपन लेते हैं उनमें कौन सी गैस भरी आती है, देखा है कि सभी जानते हैं भाई गैस तो भरी आती है, क्योंकि पॉप्स उसमें या कुरकुरे उसमें कम आते हैं, 2-4 गैस पूरी भरी आती है। यानी कि जो उसमें गैस भरते क्यों है, और कभी सोचा है ऐसा? तो देखो सिंपल सी बात है, जो कुरकुरे की पैकेट होती है उसमें N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। और वो क्यों भरी होती है, क्योंकि जो पॉप्स की पैकेट है, कुरकुरे की पैकेट है, वो उसमें जो कुरकुरे हैं वो खराब ना हो। क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन या कोई सी गैस भरी होगी तो वो कुरकुरा बिल्कुल खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा वो। क्योंकि देखा होगा आपने, रोटी वगैरह रखी हो जाती हैं अपनी, ठीक है, रखी रह जाती हैं तो उनमें से बदबू वगैरह आने लगती, स्मेल आने लगती 2-3 दिनों में ही। तो सोचो फिर कुरकुरे तो कब के रखे रखा जाते हैं, तो वो खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें कौन सी गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन भी है हमारा कि विकृति गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता। तो इस पे क्वेश्चन पे वेरी मोस्ट है और मतलब ये पेपरों में आ भी चुका है। तो इसको समझ लेते हैं पहले अभिक्रियाओं के बीच में। देखिए विकृति गंधिता मतलब, विकृत का मतलब क्या होता है, अलग होना, और गंधित मतलब कि उसकी बदबू या खुशबू। ठीक है, इसको उसकी स्मेल। तो विकृत मतलब खराब होना, विकृत मतलब कि क्या होना, खराब होना, और उसकी स्मेल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो जो आपने पॉप्स वगैरह देखे होंगे, पॉप्स की पैकेट टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम पॉप्स की पैकेट में से कुरकुरे को बाहर थाली में निकाल के रख दें, पॉप्स की पैकेट में ऐसे कुरकुरे को कहाँ निकाल के रख दें, बाहर थाली में निकाल के रख दें, तो तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद, वैसे तुम रखते नहीं होगे, जल्दी खा जाते होगे, है ना, लेकिन अगर रख के देखना कि जैसे रखेंगे ना, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है कि उसकी तेल वगैरह मतलब कि उसकी खुशबू उड़ जाती है और उसमें ऐसे बदबू आने लगती है, उसका रंग भी बदल जाता है, मतलब उसका रंग भी बदल जाता है और उसकी गंध भी बदल जाती है। तो उसकी गंध जो है ना बिगड़ जाती, खराब हो जाती है ना। तो जब तेल या वसायुक्त पदार्थों को हम खुला रखते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी गंध एवं रंग उसके बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, विकृत गंधिता कहते हैं। तो देखो इसमें समझते हैं, जब तेल या वसायुक्त भोजन को, कैसे भोजन को, जब तेल या वसायुक्त भोजन को, भोजन में ऑक्सीजन मिलती है, ये जैसे ये है कुरकुरे, तेल या वसायुक्त है, तो जैसे इसमें ऑक्सीजन मिलेगी, बाहर रख रहे हैं तो ऑक्सीजन तो मिलेगी ना भैया, तो जैसे इसमें बाहर रखते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, तो भोजन का स्वाद एवं गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं, स्वाद खराब आने लगता है, गंध भी बदल जाती है, स्मेल भी खराब आने लगती है। ठीक है, वो खराब हो जाते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, इसे ही विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, और अगर इसे बचाना है, हमें इन पदार्थों को अगर बचाना है, तो इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, वायुरोधी का मतलब क्या होता है, रोधी मतलब उसको बचाना, यानी उसको हवा से दूर रखना, वायुरोधी, ठीक है, वायु से दूर रखना, वायुरोधी बर्तनों में उन्हें रखा जाता है। जैसे चिप्स के पैकेट, चिप्स को पैकेट से बाहर खुला छोड़ने पर, चिप्स को पैकेट से बाहर खुला छोड़ने पर चिप्स क्या हो जाते हैं, विकृति गंधित हो जाते हैं। विकृति गंधित मतलब समझ गए होंगे, विकृति गंधित यानी कि उनकी स्वाद भी बदल जाता है
और उनका गंध भी बदल जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम समझते हैं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो भाई इसमें क्या है, सीधी सिंपल सी बात है। अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, इसमें कोष्टक में भी लिख रहा होगा सभी को। ठीक है, ये देखिए, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। तो अपचयन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, मतलब उसमें ऑक्सीजन चिपक जाती है भैया। जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। किसकी वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखो 2Cu, यानी कि ये क्या है हमारा, कॉपर, तांबा। ठीक है, जैसे इसमें ऑक्सीजन मिलती है, इसमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो क्या हो जाता है ये 2CuO, कॉपर ऑक्साइड, यानी कि इसमें ऑक्सीजन चिपक गई भैया, ये कॉपर था और इसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, आके चिपक गई। तो जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, ऑक्सीजन क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, चिपक जाती है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे एक लाइन और जोड़ सकते हैं अपन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है या फिर हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण सभी को समझ में आ गया होगा, 2Cu + O2, 2CuO। 2Cu, देखो कॉपर के भी दो अणु थे, ऑक्सीजन के भी दो थे, कॉपर के भी दो थे, ऑक्सीजन के भी दो, तो यहाँ पे CuO कॉपर के भी दो हैं और ऑक्सीजन के भी दो हैं। इसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब क्या होता है, ये संतुलित होना चाहिए, मतलब जिधर इतने अणु है ना उधर भी उतने अणु होना चाहिए, परमाणु होना चाहिए। तो हम समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण भी समझाऊंगा मैं, संतुलित करना के किस तरीके से संतुलित करते हैं। ठीक है, ये उपचयन। अब आते हैं अपचयन। तो जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में, सीधी समझ, जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में, इसमें भी जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, लेकिन इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। या फिर मैंने कहा था इसमें हाइड्रोजन की कमी हो, इसमें क्या है, हाइड्रोजन की वृद्धि। समझ में आ गया। जब किसी अभिक्रिया के पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाती है, वृद्धि। दोनों में से एक ना एक काम होगा। ठीक है, समझ में आ गए सभी को। उदाहरण देख लो कि कॉपर ऑक्साइड है CuO और इसमें हाइड्रोजन मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, ये कॉपर प्लस H2O। तो क्या हो रहा है, देखो कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन मिली, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेके चली गई, तो इसमें से ऑक्सीजन की कमी हो गई कि नहीं हो गई, देखिए ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो H2O निकल गया, तो बचा क्या, सिर्फ हमारा कॉपर बचा। बेचारा कॉपर हमेशा बच जाता है, कॉपर बचेगा तो H2O यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से इस पदार्थ में क्या हो गई, इस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्लियर हो गई होंगी, उपचयन और अपचयन। इसके बाद आते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स, इन जो उपचयन और अपचयन है ना, उपचयन और अपचयन दोनों का मिक्स है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो भाई रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं, देखो उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं समझ ली, सभी को समझ में आ गई होंगी। तो रेडॉक्स में दोनों मिक्स हो जाती हैं, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, कैसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन और अपचयन, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं, दोनों अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि भी होगी और ऑक्सीजन की कमी भी होगी। जैसे देखो इस उदाहरण में जिंक ऑक्साइड है, अरे यार लीट ही निकल गई, तो इसमें क्या है, जिंक ऑक्साइड है ना हमारा, जिंक ऑक्साइड में क्या होगा कि कार्बन, और इस जिंक ऑक्साइड में हम क्या मिला रहे हैं, कार्बन मिला रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कार्बन
ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन को लेके निकल गया, क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब भाई मोनो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वन को कार्बन मोनोऑक्साइड, वन को मोनो बोलते हैं। देखो इधर, वन को क्या बोलते हैं? मोनो। दो को बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, चार को क्या बोलते हैं? टेट्रा। सभी ने सुना होगा ना ये CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, वन को क्या बोलते हैं? मोनो। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, थम्सअप वगैरह आजकल बहुत चल रही है भैया, थम्सअप में, कोका कोला, इन सब में कौन सी गैस भरी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी आती है, ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है, ये किसी मरी नहीं आती। अगर व्यक्ति ने थोड़ी सी भी स्मेल ले ली ना अंदर, तो भैया अल्लाह को क्या हो जाएगा? प्यारा हो जाएगा। तो अब इसमें क्या हुआ? जिंक बेचारा अकेला रह गया, ठीक है, और कार्बन किसको लेके चला गया? ऑक्सीजन को, यानी CO। तो इसमें क्या हो रहा है? एक पदार्थ और दूसरा पदार्थ, एक पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रही है और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है। एक पदार्थ में से ऑक्सीजन निकल रही है और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ये देखो बेचारे जिंक के पास ऑक्सीजन थी, कार्बन के पास नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अभिक्रिया के बाद जिंक के पास से ऑक्सीजन निकल गई और कार्बन के पास ऑक्सीजन बढ़ गई। तो क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है, कि इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीजन बढ़ भी रही है और ऑक्सीजन कम भी हो रही है। तो इसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आगे इस चैप्टर को और समझेंगे हम, ठीक है। और स्टूडेंट जितनी भी अभिक्रियाएं समझाई दोनों पार्ट में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अब नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 ही चलेगा, लेकिन अगले जो पार्ट में तीसरा पार्ट भी है इसका, उसमें हम अभिक्रिया जो अभिक्रिया करते हैं तो उनको संतुलित करना सीखेंगे। जैसे भाई ये समीकरण है C+O2 क्या हो गया? CO2 हो गया। तो इसको संतुलित कैसे करें, क्या होता है संतुलन? ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। कि जैसे और भी उदाहरण है कि Fe+CuSO4, इधर क्या हो जाएगा? FeSO4+Cu। तो संतुलन समझेंगे हम इनका कि किस तरीके से इनको संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए सिग्मा कोचिंग क्लासेस।